योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज क्लींजिंग एजेंट्स। तो व्हाट आर क्लींजिंग एजेंट्स? वो सब्सटेंसेस जिनको हम क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब ये क्लीनिंग क्लोथ्स की हो सकती है, यूटेंसिल्स की हो सकती है, या अपनी बॉडी की हो सकती है। मतलब मेरे कहने का, हम बात करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सोप्स, detergents and other substances which are used for cleansing purpose. So basically soaps and detergents, they are the substances which are used for cleansing purpose. Okay, और जो soaps हैं, डिटर्जेंट तो लेटेस्ट कंसेप्ट है, सोप्स को हम एटलीस्ट 2000 ईयर्स से यूज कर रहे हैं। दे आर वेरी पॉपुलर और अराउंड 2000 साल हो गए हैं हमें साबुन को इस्तेमाल करते हुए। ओके, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सोप को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? आपको आता है व्हाट आर सोप्स? तो दीज आर सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, किसके? हायर फैटी एसिड्स कंटेनिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ 16 to 18 कार्बन एटम्स। नॉर्मली जब हम कोई भी एसिड लिखते हैं RCOOH, दिस इज एसिड। ओके, अब ये H हट गया, उसकी जगह लग गया सोडियम, ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड। लेकिन अगर यहां R की जगह पे हमारे पास लॉन्ग चेन आ जाती है तब हम इसको कहेंगे सोप। इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आगे बात करूंगी, अभी जस्ट बिगनिंग है। ये रही सोप की डेफिनेशन। बनता किससे है? These are made from animal fats or vegetable oil. Most of the time हम लोग कैस्टर ऑयल यूज कर लेते हैं या समटाइम्स कोई और वेजिटेबल ऑयल यूज कर लेते हैं, एनिमल फैट हम लोग यूज कर लेते हैं, तो उसी से हम सोप बनाएंगे। सोप मतलब साबुन बनाएंगे। अभी हम डिटर्जेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अब इसके लिए हमने पहला इंग्रेडिएंट लिया फैट और ऑयल। तो फैट्स एंड ऑयल्स, दीज आर एस्टर्स ऑफ, एस्टर आपको पता है RCOOR-, दिस इज एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स कौन है? 16 to 18 कार्बन वाली बात। एंड ग्लिसरॉल आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। और ये जो फैट और ऑयल्स हैं इनको हम और किस नाम से बुलाते हैं? ट्राइग्लिसराइड। और कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं जिनको हम सोप बनाने के लिए यूज करते हैं, इनका नाम हम बार बार आगे लेने वाले हैं। तो देखिए, दिस इज पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। दीज आर द बेसिक फैटी एसिड्स जिनको हम सोप बनाने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए इसके अंदर कितनी कार्बन है? 15 + 1 टोटल 16, 17 + 1 18, 17 + 1 18 और इसके अंदर भी 18। क्लियर बात? अगर मैं इसको सिंपल लिखूं RCOOH, ठीक है, जनरली हम सभी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट इट बी RCOOH, राइट? तो इसके लिए R की वैल्यू क्या है? R = C15H31। COOH हमने अलग से रखा। इन केस ऑफ अगर ये एसिड इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं तो यहां R की वैल्यू कितनी है? C15H31। यहां पे कितनी है? R = C17H35। यहां R = C17H33। यहां R it is equal to C17H31। तो टोटल हमने बात की थी हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? देयर आर 16 to 18 एटम्स। ये मैंने R जानबूझकर ऐसे करके लिखा है अभी। ओके, अब देखिए हमने इनको कहा ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड बनता कैसे है? ये है हमारे पास ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज ट्राइऑल, राइट? यहां लग गया एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। एस्टर कैसे बनता है? एल्कोहल प्लस एसिड, ठीक है, ये रहा ROH प्लस एसिड हमारे पास RCOOH,
और ये कंबाइन कैसे करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिड, और एल्कोहल को मैं ऐसे लिख लूंगी। तो यहां से एल्कोहल का जाता है H और एसिड का जाता है OH। तो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, दिस इज कॉल्ड एस्टर। एस्टर ऐसे ही बनता है, एसिड and alcohol they combine together and with the liberation of water molecule। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल करने वाले हो आप, इसको नोट करना है अगर तो साइड में कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके आगे आप इसको जरूर नोट कीजिए, इनको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बता रही हूं एस्टर कैसे बना। तो अब हम बात कर रहे थे ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो फैट या ऑयल है इसका ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, लेट्स सी दैट। इस तरीके से बना एक एस्टर, लेकिन यहां पे हमें 3 OH नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए हम किसको ले, चलो इसको ले लेते हैं, फर्स्ट वाले एसिड को। तो क्योंकि यहां 3 OH है तो मुझे इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो मैं इनको इनके सामने सामने लिख देती हूं। तो एक हमारे पास है HOOC C15H31, ऐसे लिखेंगे, ये इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब क्लियर हो गया, RCOOH, ओके। ये रहे 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये रहा ग्लिसरॉल और ये रहे हमारे पास, नाउ दिस इज पाल्मिटिक एसिड। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर एल्कोहल का ये जो रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, दिस इज द ओनली रिएक्शन जिसमें एसिड का OH इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो एसिड का OH और एल्कोहल का H, एक मॉलिक्यूल बाहर, एल्कोहल का H एसिड का OH, एल्कोहल का H एसिड का OH। तो ये बन गया हमारे पास -3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर। अब देखो CH2 CH CH2, आगे क्या है O, उसके आगे C डबल बॉन्ड O C15H31 O, C डबल बॉन्ड O C15H31 O, C डबल बॉन्ड O C15H31। Now this is triglyceride, मैंने बोला था ना। Now this is fat or oil। जो ट्राइग्लिसराइड बनेगा that is known as fat or oil। अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट होगी। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि फैट और ऑयल बनता कैसे है, ग्लिसरॉल प्लस जो भी आप एसिड लेंगे इट विल गिव फैट और ऑयल, ठीक है। अब हमें बनाना है सोप, ठीक है। और जो सोप बनाने का प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज सपोनिफिकेशन। व्हाट इज सपोनिफिकेशन? छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, साबुनीकरण, साबुन बनाने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप। और सोप बनता कैसे है? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल्स विद एल्कलीज। एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। अब ये मैंने लिखा है ऑयल और फैट, लेकिन यहां मैंने लिखा है जर्नल आर, ठीक है। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल भी यहां पे कोट कर सकते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? दिस इज ट्राइग्लिसराइड, राइट। ट्राइग्लिसराइड, ऑयल और फैट। अब ये हमारे पास, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, हमने पाल्मिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था, उसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं। पहले मैं जर्नल आपको बता देती हूं। इसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्योंकि 3 एस्टर्स को ब्रेक करना है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। एल्कली है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहां पे ये बॉन्ड टूटा, क्योंकि CH2 वाली साइड से एल्कोहल से कौन गया था? H, ठीक है। अब यहां पे लगेगा सोडियम और इधर लगेगा OH, यहां लगेगा सोडियम, इधर लगेगा OH, OH सोडियम। तो देखो पहले इसको लिख लेते हैं, ये बना CH2 CH CH2, इनका OH वापस, इनका OH वापस, ओके।
अब आगे क्या बना, RCOONA, और 3 मॉलिक्यूल बन गए RCOONA. नाउ दिस इज सोप. क्लियर? ये बन गया सोप. दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड. हायर फैटी एसिड. ठीक है. अब देखिए, अगर यहां पे ये R की वैल्यू, इफ R इज इक्वल टू C15H31, अब जनरली हमने सोप को रिप्रेजेंट किया RCOONA. दिस इज सोप. ये है सोप. ठीक, जो इधर बन गया. अब देखिए, इफ R इज इक्वल टू C15H31, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, C15H31COONA. इफ R it is equal to C17H35, it was stearic acid, तो ये क्या बन जाएगा, C17H35COONA. ओके. अगर ये होता C17H33, तो इट वॉज ओलिक एसिड, तो ये बन जाता C17H33COONA. ओके, वन मोर. इफ R it is equal to C11H23, तो इट वॉज C11H23COONA. तो ये बना हमारे पास कौन से फैटी एसिड का, इट वॉज पाल्मिटिक एसिड. तो इसका नाम होगा सोडियम पाल्मिटेट, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड से बना. नाउ दिस इज स्टीरिक एसिड का, दिस इज सोडियम स्टीरेट. नेक्स्ट ओलिक एसिड, दिस इज सोडियम ओलिएट. नेक्स्ट लॉरिक एसिड, दिस इज सोडियम लॉरेट. इस तरीके से जो भी सोप हम बनाना चाहते हैं, हम वही फैटी एसिड को यूज करेंगे. इधर हमारे पास सोप बन गया. ओके, ऊपर वाला रिएक्शन है सपोनिफिकेशन. तो जो फैटी एसिड हम यूज करेंगे वही हम सोप के साथ उसका नाम लिखेंगे. ये पाल्मिटिक एसिड का कंपोनेंट है, तो इट वॉज सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम ओलिएट एंड सोडियम लॉरेट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पोनिफिकेशन. इधर हमने जर्नल लिया है R. आप R की जगह पे स्टीरिक एसिड का कंपोनेंट रख सकते हो. तो R की जगह आप क्या लिख दोगे, C15H31, C15H31, C15H31. और उधर जब सोप बनेगा देन इट विल बी C15H31COOH. और ये कंपोनेंट निकला ग्लिसरॉल. दिस कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे कंपाउंड्स इससे बनते हैं, एक्सप्लोसिव इससे बनते हैं, और भी काफी सारे कंपाउंड्स. देन ये जो सोप बना, अब मिक्सचर के अंदर दो चीजें हैं, एक है सोप, दूसरा है ग्लिसरॉल. ठीक है. सोप जो है इट इज लाइटर देन वाटर, तो ये पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है. इसको वहां से हटा लिया जाता है. ग्लिसरॉल को अदर पर्पसेस के लिए रख लिया जाता है. इट्स अ बाय प्रोडक्ट बट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस. तो इसको सेपरेट कर लिया जाता है. फिर जो सोप वहां से निकला उसमें ग्लिसरीन ऐड करते हैं, जो भी परफ्यूम ऐड करते हैं, जिस पर्पस के लिए हम उस साबुन को बनाना चाहते हैं वो आगे मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है. सो इट वॉज सपोनिफिकेशन, प्रेपरेशन ऑफ सोप. अब देखते हैं सोप का जनरल स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स कौन कौन से हैं. तो आपने देखा जो हमारे पास सोप का स्ट्रक्चर आया, व्हाट इज दैट, RCOONA. और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, इट विल बी RCOOK. या तो ये सोडियम सॉल्ट होगा या ये पोटेशियम सॉल्ट होगा. तो व्हाट इज सोप? Soaps are sodium or potassium salts of higher fatty acids
राइट? तो इधर R क्या है? इट इज ऑलवेज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन और R की वैल्यू होगी C15 टू C17। पीछे आपने सोप के मॉलिक्यूल सारे के सारे देख लिए कि उसमें R की वैल्यू C15 C17 इट शुड बी देयर। ओके, अब अगर मैं सोप को रिप्रेजेंट करूं, इट इज RCOONA और R की वैल्यू 15 से लेकर 17 तक है। ओके, तो लेट मी पुट R इज इक्वल टू C15H31। बेसिकली मुझे कार्बन को पुट करना है। ओके, तो मैं यहां पे ये स्ट्रक्चर फिर कैसे लिखा जाएगा? इफ R इज इक्वल टू C15H31, तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये रहा 15 नंबर कार्बन, उसके साथ लगा है COONE। तो ये रही वैल्यू ऑफ R। ठीक है, तो ये रही लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये रहा हमारे पास एसिडिक ग्रुप जहां पे ये सोडियम सॉल्ट बना है। दिस इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज नोन एज टेल, राइट? एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ब्लेंडेड विथ सोडियम, तो इसको हम बोलते हैं हेड। अब देखो इसके अंदर COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो जो हेड है, हेड इज पोलर, और ये जो टेल है, टेल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो पानी में नहीं घुलेगी, सो इट इज हाइड्रोफोबिक, पानी से डरती है। लेकिन ये पोलर हेड है, इट विल बी हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग है, ये वाटर स्कैरिंग है, पानी से डरता है, ये पानी से नहीं डरता है। मतलब कहने का कि हम जनरली सोप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये चेन तो हमने गिने हैं ना, यहाँ पे C15H31 है, लेकिन अगर हम जनरली सोप को रिप्रेजेंट करें, देयरफॉर सोप may be represented as, हम सिंपल इसको ऐसे टेल बना देते हैं, टेल के आगे इस तरीके से हेड बना देते हैं, नेगेटिव और उसके साथ पॉजिटिव। सो दिस इज टेल पोर्शन एंड दिस इज हेड पोर्शन। टेल के अंदर क्या रहेगी? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जहां पे भी हम सोप का एक्शन देखेंगे, वहां हम इसी तरीके से टेल बना देंगे, और टेल बनाने के लिए हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी पर्टिकुलर सोप को रिप्रेजेंट करते हो, ओनली देन यू हैव टू कंसीडर नंबर ऑफ कार्बन्स, राइट? अब हम देखेंगे हमारे पास कितनी तरह के सोप्स हैं, लेट्स सी। अब देखिए, ये मेरे पास पहली लिस्ट है, वेरियस टाइप्स ऑफ सोप्स। हमारे माइंड में तो यही रहता है, जिससे हम मुंह धो रहे हैं वो साबुन है, जिससे हम हाथ धो रहे हैं, मोस्टली हमारे घरों में रहता है लाइफ बॉय या सेवलॉन या डेटॉल सोप, तो यही साबुन होते हैं। अब आप देखना कितनी तरह के साबुन है। सबसे पहले टॉयलेट सोप्स, तो जिस साबुन से हम नहाते हैं दैट इज कॉल्ड टॉयलेट सोप एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ ऑयल्स। अच्छा वाला ऑयल यूज किया जाता है एंड फैट्स, एंड केयर इज टेकन टू रिमूव एक्सेस एल्कली। हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा रहे तो वो साबुन बेसिक हो जाता है। साबुन की पीएच हमारी स्किन के हिसाब से होनी चाहिए, शुड बी नॉर्मल, तो एक्सेस एल्कली को हटाना पड़ता है। दीज आर फ्री फ्रॉम एक्सेस एल्कली एंड फॉर्म मोर लेदर, ज्यादा झाग बनाते हैं। और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या ऐड किया जाता है? कलर्स एंड परफ्यूम्स। ठीक हो, देखो जिस तरीके से हमारे पास लाइन सोप है, ठीक है, सिंथॉल है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, देन जैस्मिन सोप्स हैं, तो उसमें उसी तरह का परफ्यूम ऐड कर दिया जाता है टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव। अब देखना जरा, मेरे पास जो सोप है, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी ब्रांड, बस हमें इसकी कॉम्पोजिशन देखनी है। जस्ट सी द इंग्रेडिएंट्स, इट इज हैविंग सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाम, वाटर, परफ्यूम्स, ग्लिसरीन, बहुत कुछ है इसके अंदर।
मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि हम इसमें फैटी एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं। तो टॉयलेट सोप के अंदर दे आर यूजिंग सोडियम पाल्मिटेट। तो आपने देखा द सोप विच इज कॉल्ड टॉयलेट सोप, दे आर यूजिंग परफ्यूम्स, ठीक है, टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव। इसके बाद में है मेडिकेटेड सोप्स। ये सॉफ्ट होते हैं, कंटेनिंग सब्सटेंसेस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिनल वैल्यू की चीजें उसके अंदर ऐड होनी चाहिए। और कुछ साबुनों के अंदर डिओड्रेंट्स भी होते हैं। सम सोप्स ऑल्सो कंटेन डिओड्रेंट्स, ठीक है। अभी मैं सिंथोल सोप की ही बात करूं तो आप देखना रिफ्रेशिंग डिओ सोप और ऊपर लिखा है 99.9 जर्म प्रोटेक्शन। तो सॉर्ट ऑफ इन्होंने बना दिया इसको मेडिकेटेड सोप। इसके अलावा एग्जाम्पल में आ जाता है नीम सोप, कार्बोलिक सोप, दीज आर प्योरली मेडिकेटेड सोप। और आपके घरों में नीम सोप भी बहुत से लोग यूज करते होंगे। देन शेविंग सोप्स, शेव करने के लिए जो भी हम एजेंट लेते हैं दैट इज कॉल्ड शेविंग सोप एंड दीज आर पोटेशियम और सोडियम स्टीरेट, स्टीरिक एसिड के सॉल्ट रहते हैं एंड दे प्रोड्यूस लास्टिंग लेदर। इनकी जो झाग होती है काफी समय तक टिकती है। और इसके अंदर ग्लिसरॉल डाला होता है टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग, कि ऐसा ना हो कि मुंह पे झाग लगाते ही वो सूख गई, क्योंकि शेव करने में टाइम लगता है। तो ग्लिसरॉल ऐड करते हैं कि वो जल्दी से ना सूखे, टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। और हाँ, शेविंग सोप्स के अंदर एक और चीज ऐड करते हैं, एक स्पेशल टाइप की गम होती है जिसका नाम है रोजिन। इसको जब ऐड करते हैं तो वो बना लेता है सोडियम रोजिनेट। और सोडियम रोजिनेट का काम क्या है? झाग ज्यादा बनाना, दैट लेदर्स वेल। फिर आई लॉन्ड्री सोप्स। लॉन्ड्री सोप्स वो साबुन है जिससे आप कपड़े धोते हो, ठीक है। और कौन से वाला? ये हमारे घरों में जो देसी साबुन आता है वो वाला साबुन है। आपको पता है वो साबुन ज्यादा झाग नहीं बनाता, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी नहीं होती। तो दीज कंटेन फिलर्स। इसमें क्या होता है सोप के अलावा? सोडियम रोजिनेट, यही वाली गम झाग बनाने के लिए, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, क्या बोलते हैं इसको? वॉशिंग सोडा। दिस इज नोन एज वॉशिंग सोडा। याद आया आप लोगों को? सोडियम कार्बोनेट का मतलब वॉशिंग सोडा। और इसको किस में ऐड करते हैं? सोप के अंदर, राइट? कौन से सोप के अंदर? लॉन्ड्री सोप्स के अंदर। देन ट्रांसपेरेंट सोप्स आप लोग यूज करते हैं पियर्स, ठीक है। पियर्स सोप सबने देखा होगा, ट्रांसपेरेंट होता है। और उसको कैसे बनाते हैं? जो हमारे पास सोप बना उसको इथेनॉल में डाल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। फिर इथेनॉल को, जो भी उसके पास एक्सेस सॉल्वेंट है, उसको इवेपोरेट कर देते हैं और वो बन जाता है ट्रांसपेरेंट सोप। देन फ्लोटिंग सोप्स क्या करते हैं? ये साबुन पानी के ऊपर तैरता है और कैसे इसके अंदर एयर को बीट किया जाता है, एयर को उसके अंदर भेजा जाता है। कब? इससे पहले कि साबुन हार्ड हो जाए, उसके अंदर एयर को बीट किया जाता है, भेजा जाता है और वो छोटे छोटे टाइनी बबल्स टाइप बन जाते हैं विच फ्लोट्स ऑन वाटर, और उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग सोप्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज सोप चिप्स। Now these are prepared by running a thin sheet of melted soap into a coal cylinder और फिर उसको स्क्रैप कर लेते हैं इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस। चिप्स है ना, जैसे इसके आलू के चिप्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सोप की एक लंबी शीट है, उसको एक सिलेंडर के अंदर ऐड किया, बिल्कुल कोल्ड, वो एकदम से सूख जाएगा। सूख गया फिर उसको ऐसे स्क्रैच करके वहां से निकाल लेते हैं, तो वो बन जाते हैं सोप चिप्स। ग्रेन्यूल्स, दीज आर नथिंग बट ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स। छोटे छोटे सोप बबल्स, उनको ड्राइड फॉर्म में बोलते हैं सोप ग्रेन्यूल्स। सोप पाउडर एंड स्काउरिंग सोप्स, ये क्या होते हैं? इन चीजों के अंदर सोप पाउडर एंड स्काउरिंग सोप जो होते हैं, इनके अंदर होता है थोड़ा सा सोप प्लस अ स्काउरिंग एजेंट। स्काउरिंग एजेंट मतलब एब्रेसिव, एब्रेसिव्स होते हैं। अच्छा, अब ये एब्रेसिव क्या क्या हो सकते हैं? या तो पाउडर्ड प्यूमिक होगा या फाइनली डिवाइडेड सैंड होगी, एंड बिल्डर्स लाइक सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राइसोडियम फॉस्फेट। अब एक न्यू टर्म आ गई, बिल्डर्स। बिल्डर्स क्या करते हैं? दे हेल्प द सोप्स टू एक्ट मोर क्विकली। साबुन जल्दी से झाग बना ले, उस चीज के लिए साबुन के अंदर बिल्डर्स ऐड किए जाते हैं। तो ये थी वेरियस कैटेगरीज ऑफ सोप्स। A very important question, soaps cannot be used in hard water, but सबसे अच्छी बात,
सोप्स आर 100% बायोडिग्रेडेबल। जो देसी साबुन हम घरों में यूज करते हैं, वैसे तो बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, इसका कोई नुकसान नहीं है नेचर को, ठीक है। लेकिन हमें जल्दी काम करना है, इसलिए सोप को हटा के हम डिटर्जेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हार्ड वाटर के अंदर हम इसको यूज क्यों नहीं करते, 11th क्लास में आप पढ़कर आए हो, ठीक है, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। अब देखो, हार्ड वाटर के अंदर देयर आर प्रेजेंट क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कैटाइंस की बात करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। तो ये रहा हमारे पास सोप, RCOONA, दिस इज सोप। ये रहा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये कहां से आया, फ्रॉम हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर ये पहले से ही प्रेजेंट है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको सोडियम को यहां से हटा देगा एंड इट विल फॉर्म RCOO, कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। तो ये कैल्शियम सॉल्ट बन गया एंड ये जो चीज बनी है, दिस इज कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, और साथ में सोडियम आयंस बाहर। इसी तरीके से मैग्नीशियम भी ज्वाइन करता है इसको, सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, मैग्नीशियम भी सेम तरीके से फ्रॉम हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद सोप टू फॉर्म मैग्नीशियम सॉल्ट और सोडियम बाहर। इसने भी क्या बना दिए, प्रेसिपिटेट, राइट। इसका मतलब बहुत सारा साबुन, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड, ठीक है। इन दिस वे calcium 2 positive and magnesium 2 positive ions interferes with cleansing ability of soap। ये सोप की क्लींजिंग एबिलिटी के अंदर इंटरफेयर करता है एंड मेक्स the cleansing process difficult। साबुन बहुत सारा खराब हो गया और ये जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ये क्लॉथ के फाइबर्स के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, तो कपड़ा बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होता, ठीक है। तो इन साबुनों को हम यूज करते हैं जब हार्ड वाटर के अंदर, तो प्रोसेस इतना अच्छा नहीं रहता। मैं तो सिर्फ क्लोथ्स की बात कर रही हूँ, इवन ऑन योर स्किन। आप हार्ड वाटर के साथ जब वो इसको सोप को यूज करते हो तो आपने देखा होगा बहुत टाइम तक, नॉर्मली आपके अपने इलाके का पानी बहुत हार्ड है, जब आप उसको यूज करते हो स्किन के ऊपर, कितनी देर तक वो साबुन के ऊपर झाग ही नहीं आता है ना, और उतरता ही नहीं है हाथों से। सो सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। सो होता क्या है, एसिडिक मीडियम के अंदर जो एसिड है वो सोप के अंदर जो फ्री फैटी एसिड है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, जो चिपक जाता है फैब्रिक के साथ एंड हेंस ब्लॉक द एबिलिटी ऑफ सोप्स टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम द फैब्रिक्स। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में, और मैं कहूँ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, और इनको बोलते हैं सोपलेस सोप्स। दीज आर द सोप्स विच डू नॉट कंटेन सोप। एग्जैक्टली, क्योंकि साबुन क्या है, दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, तो इनको सोपलेस सोप इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप्स, दैट इज सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो बेसिकली ये क्या है, these are sodium salts of long chain alkyl hydrogen sulfates or alkyl benzene sulfonic acid, sodium salt। ओके, तो पहले मैं आपको ये बता दूं बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है। ये रहा बेंजीन, ये रहा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का H हटाया और ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसके पैरा पोजीशन पे लग गया एल्काइल। नाउ इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इनको हम बोल देते हैं सल्फोनेट। ये ग्रुप बन गया सल्फोनेट।
क्लियर? तो these are sodium salt of long chain alkyl hydrogen sulfates and alkyl benzene sulfonic acids. तो ये रहे alkyl benzene sulfonates और ये रहा सोडियम एल्काइल सल्फेट. जो बेंजीन रिंग के साथ लगा वो सल्फोनेट, दैट इज सल्फोनेट, और जो सिंपल एल्काइल ग्रुप के साथ लगा दैट इज सल्फेट. SO4Na, this is alkyl sodium sulfate. This is alkyl benzene, sodium alkyl benzene sulfonate. तो इन जनरल अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो हमारी स्किन पे माइल्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शैम्पू हैं, कंडीशनर्स हैं, टूथपेस्ट हैं, वो सारे के सारे सिंपल सोडियम एल्काइल सल्फेट्स होंगे. और जो हार्ड वाले हैं जैसे वॉशिंग पाउडर है, देन हमारे डिश वॉशर्स हैं, है ना, बर्तन धोने के लिए हम जो बार्स लेते हैं, तो वो सारे के सारे होते हैं एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. ये हार्ड होते हैं, दे आर सॉफ्ट. ओके, तो इनको हम दूसरे तरीके से कहें तो डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स और एल्काइल सल्फेट्स. क्लियर? तो दोनों तरह का आपके सामने है. अब देखो फॉर एग्जांपल सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट एंड सोडियम एल्काइल सल्फेट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऐसे. तो यहां पे दोनों में मैंने R लिया है और R की वैल्यू रहेगी 12 से लेके 18 तक. ओके, अगर R की वैल्यू है C12H25, तो देखो ये लॉरियल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा C12H25O SO3Na. अगर ये सिटाइल ग्रुप लग जाता है इट विल बी C16H33O SO3Na. अगर स्टीराइल ग्रुप लगता है, स्टीरिक एसिड का ग्रुप लगता है, तो इट वॉज C18H37O SO3Na. इस तरीके से ये बन गए हमारे पास सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास है सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये रहा सोडियम सीटाइल सल्फेट, ये रहा सोडियम स्टीराइल सल्फेट. तो दीज आर सिंपल सल्फेट्स. ठीक है, उसी तरीके से हम इनका भी नाम लिखेंगे. यहां हमने R की वैल्यू ली है 1225. दिस इज लॉरियल ग्रुप. ओके, अब देखो ये ग्रुप दो तरह से लग सकता है. ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन लगा दूं तो इट विल बी C12H25, ये रही बेंजीन रिंग, और इसके साथ इसको इकट्ठा लिखने लगी मैं SO3Na. तो आप इसका नाम लिखेंगे दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये रही उसकी पैरा पोजीशन, दिस इज पैरा, 12 कार्बन्स, डो डेसाइल. ठीक है, एल्काइल ग्रुप है ये, डो डेसाइल बेंजीन सल्फोनेट. राइट, इट विल बी पैरा डो डेसाइल बेंजीन सल्फोनेट. और उससे पहले क्या लगेगा? सोडियम. दिस इज सोडियम, क्योंकि पहले के टाइम सोडियम पैरा डो डेसाइल बेंजीन सल्फोनेट. और देखो ये क्योंकि लीनियर चेन है, दिस इज लीनियर एंड इट इज बायोडिग्रेडेबल. एक नंबर का क्वेश्चन है ये. दिस इज बायोडिग्रेडेबल. और यही कंपाउंड अगर हम ब्रांच्ड चेन के साथ बनाते हैं, मैं यहां से जगह खाली कर लेती हूं, आपने इसी के नीचे लिखना है. इधर आप इसके एग्जाम्पल्स लिख रहे हो सोडियम एल्काइल सल्फेट के, और इधर हम लिख रहे हैं सल्फोनेट्स के. तो मैं यहां से ये डेफिनेशन हटा देती हूं क्योंकि उसको ब्रांच चेन के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ओके. अब इसके बाद आप यहां आ जाइए ऊपर. तो देयर विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 के आगे लगी है बेंजीन रिंग.
बेंजीन रिंग के साथ लगा है SO3Na। ओके, अब यहां पे आपको एल्काइल ग्रुप लगाना है, एक स्पेस छोड़ दीजिए, CH3 बिल्कुल सिमेट्रिकल CH3 और ये रहा CH3, बाकी के आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, CH CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH3। अब आप देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज 2 3 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 4। ओके, तो ये रहा सोडियम 4 के ऊपर, 4 पोजीशन के ऊपर। ओके, लेट्स सी यहां क्या क्या लगा है। दिस इज पोजीशन नंबर 4 के ऊपर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की कार्बन है, ऑक्टेन। लेकिन 1 3 5 7 1 3 5 7 इसके ऊपर क्या लगा है, मिथाइल। तो कितने हैं, टेट्रा मिथाइल, 1 3 5 7 टेट्रा मिथाइल। बात खत्म। तो नंबर 4 के ऊपर हमारे पास क्या लगा है, जब भी आप पोजीशन बताते हो लेफ्ट राइट आपको हाइफन लगाना होता है। दिस इज ऑक्टाइल, 8 है ना, तो दिस इज ऑक्टाइल, इट वॉज कार्बन नंबर 8 ऑक्टाइल। एल्काइल, ऑक्टा से ऑक्टाइल, आगे क्या है, बेंजीन सल्फोनेट। बेसिकली क्या था, सोडियम, देखो जरा, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, है ना। तो आप देख लीजिए, सोडियम की जगह सोडियम, एल्काइल की जगह पे ये इतना बड़ा नाम आ गया, ठीक है, और सल्फोनेट। अब ये है ब्रांच्ड, दिस इज ब्रांच्ड एंड दिस इज बायो नॉन डिग्रेडेबल, दिस इज बायो नॉन डिग्रेडेबल डिटर्जेंट। आप यहां तक भी लिख सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल बायो नॉन डिग्रेडेबल बताने की जरूरत नहीं है जब आप डिटर्जेंट की डेफिनेशन लिखते हो, बट ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए मेरे को जरूरी लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो यहां पे सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सोप की तरह ही इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। बेसिकली 3 तरह के हैं, या तो ये होंगे एनायनिक, या होंगे केटाइनिक, या ये होंगे नॉन आयनिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें ये कैटेगरीज कैसे आई। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव आयन, कि जब एक्शन है डिटर्जेंट का वो किसकी वजह से है। इसके अंदर एनाइन एक्टिव होगा, केटाइनिक के अंदर केटाइन एक्टिव होगा, लेकिन जो नॉन आयनिक है उसमें आयन होगा ही नहीं। तो सबसे पहली टाइप देखिए एनाइनिक डिटर्जेंट्स। तो ये वो हैं विच कंटेन एनाइनिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप, इसके अंदर एक्टिव ग्रुप एनाइन होगा एंड दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। एग्जाम्पल जो हमारे पास डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन है वही एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे सोडियम एल्काइल सल्फेट्स एंड सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। अब दोनों का एक एक एग्जांपल देख लीजिए। दिस इज सोडियम एल्काइल सल्फेट, मतलब इट वाज ROSO3Na, यही था। और इधर सोडियम एल्काइल बेंजीन, इट वाज R बेंजीन रिंग O R बेंजीन रिंग SO3Na, यही था ना जर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट वाज एल्काइल सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड इट वाज सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो एग्जांपल देखिए, यहां पे R की वैल्यू हमने पुट कर दी है C12H22, तो इट वाज सोडियम लॉरियल सल्फेट, ठीक है। और इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखते हो तो 12 कार्बन है, 2 डेसाइल सल्फेट। जब ये पानी में डिसॉल्व किया इन वाटर, हाउ इट डिसोसिएट्स, Na पॉजिटिव सेपरेट हो गया, अब ये बन गया C12H25OSO3Na।
ठीक है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, ये एनाइनिक पोर्शन है जो एक्टिव होगा, यही क्लींजिंग एक्शन करेगा। एंड फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, शैम्पू, ठीक है, लॉरियल एसिड जो है दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टूथपेस्ट एंड शैम्पूज। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। आप देखो सेम कॉम्पोजिशन, आर यही रहा, सिर्फ बेंजीन लग गई बीच में, तो इट इज यूज्ड इन वॉशिंग पाउडर। मैंने पहले भी बताया था जो बेंजीन सल्फोनेट्स है दे आर हार्ड, दे कैन बी यूज्ड इन वॉशिंग पाउडर्स, बट जो सोडियम एल्काइल सल्फेट है दीज आर वेरी वेरी माइल्ड एंड दे आर यूज्ड इन टूथपेस्ट एंड शैम्पू। लेट मी शो यू, जस्ट सी द कॉम्पोजिशन ऑफ टूथपेस्ट। ये लिखा है सोडियम लॉरियल सल्फेट, आप देखो नंबर 3 के ऊपर, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉर्बिटॉल है, और मेन इंग्रेडिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज सोडियम लॉरियल सल्फेट। इसी तरीके से ये देखिए शैम्पू है मेरे पास, और बिल्कुल शुरू में देखिए वाटर, सोडियम लॉरियत सल्फेट। ठीक है, शैम्पू आपको दिखा देती हूं, दिस इज डव शैम्पू। आपके पास जो भी शैम्पू हो, जो भी टूथपेस्ट आपके घर में है, प्लीज डू चेक देयर कॉम्पोजिशन। आप देखना उसके अंदर आपको लॉरियल सल्फेट ही मिलेगा। ठीक है, देन वॉशिंग पाउडर, आप वॉशिंग पाउडर की कॉम्पोजिशन चेक करें, इट विल बी रिटन देयर दैट इट कंटेन्स सोडियम, जो भी हमारे पास लॉरियल बेंजीन सल्फोनेट। सो ये थे एनाइनिक डिटर्जेंट्स। कैटेगरी इज केटाइनिक डिटर्जेंट्स। तो क्वाइट ऑब्वियस, नाम से ही क्लियर है, इनके अंदर एक्टिव आयन जो होगा दैट विल बी अ केटाइन, and these are quaternary ammonium salts of amines with acetates, chlorides or bromides as anion। देखो ब्रोमाइड एनायन, और ये पूरे का पूरा कंपाउंड नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रही है, और जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाती है, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाती है इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हमने बाहर शो किया है। अगेन दिस इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, दिस इज अगेन क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, और ब्रोमाइड, क्लोराइड, क्लोराइड, एसीटेट भी बन सकता है। तो जनरली ये किसमें यूज होते हैं? दे आर यूज इन हेयर कंडीशनर्स, शैम्पूज, और क्योंकि इसके कुछ एक कंपाउंड्स, केटाइनिक डिटर्जेंट का एक कंपाउंड, जैसे ये मेरे पास है बेंजोलकोनियम क्लोराइड, बैक बोलते हैं इसको, इट इज हैविंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। एंटीबैक्टीरियल है मींस इट इज हैविंग जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज, therefore it is used in antibacterial hand wipes, है ना, आप लोग फेशियल वाइप्स भी यूज करते हो, एंड ऑल्सो मेडिकेटेड सोप्स इन हॉस्पिटल्स, राइट। अब देखो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूं। जिस वक्त नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ी हो, मैं एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा रही हूं और इधर लगे हैं हाइड्रोजन, तो एक के साथ जुड़ी है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी। ओके, अगर ये नाइट्रोजन दो तरफ कार्बन से जुड़ जाए तो यहां हाइड्रोजन एक बचेगा, तो दो तरफ जुड़ी है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। अगर ये नाइट्रोजन तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाती है, अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज कॉल्ड टर्शरी। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन चारों तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाती है, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। यहां इसके ऊपर लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, लेकिन इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर था वो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। नाउ दिस इज 4 डिग्री, और हम इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी। ठीक है, अब मैंने इसको बोला क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम क्यों बोला? क्योंकि ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। अगर ये होता, दिस इज अमोनियम, अब ये चारों हाइड्रोजन हट गए और उसकी जगह पे लग गए एल्काइल ग्रुप, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाटर्नरी। 4 डिग्री, चारों तरफ कार्बन से जुड़ी है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, दिस इज द मीनिंग। ये नाइट्रोजन चारों तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है, 3 तो मिथाइल है और एक ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, द केटाइनिक पार्ट हैज अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, और उस चार्ज को हम बाहर शो कर रहे हैं। ये चार्ज एक्चुअली इस नाइट्रोजन के ऊपर है, ये चार्ज एक्चुअली इसके ऊपर है, पर हम इसको
क्योंकि ये पूरा एज अ केटाइन बिहेव करेगा, इसलिए हमने इसको बाहर शो किया है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इनको बोल दिया केटाइनिक डिटर्जेंट, अब यही इसमें एक्टिव होगा। अगर ये पानी में जाके टूटेगा, व्हाट इट विल फॉर्म, ये अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। अब ये देखो, दिस ग्रुप इज सिटाइल ग्रुप, राइट। तो दिस इज सिटाइल, 3 मिथाइल, ट्राई मिथाइल, बेसिकली क्या है, अमोनियम, बेसिकली तो अमोनियम का ही डेरिवेटिव है, अमोनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखें, 1 2 3 ट्राई मिथाइल स्टीराइल, दिस इज स्टीराइल ग्रुप, स्टीराइल ग्रुप। अब आपको लग रहा होगा यहां सिटाइल पहले लिखा, यहां तो अंदर लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पे मिथाइल था, एम बाद में आता है, सी पहले, यहां पे मिथाइल है और यहां पे एस, MNOPQR, एस बाद में आएगा, इसलिए अल्फाबेटिकली। तो ट्राई मिथाइल स्टीराइल अमोनियम क्लोराइड, एंड दैट इज benzalkonium chloride, very special compound. It is quaternary ammonium salt having one benzene ring. और this is a chloride having antibacterial properties. जैसा मैंने पहले बोला, हॉस्पिटल्स के अंदर मैक्सिमम मेडिकेटेड जो भी सोप वाइप्स होते हैं वो इसी से बने होते हैं। और ये दोनों कंपाउंड्स, स्पेशली सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर्स। ठीक है, और ये कंपाउंड इन दोनों में एग्जिस्ट करता है, हेयर कंडीशनर्स भी बनते हैं इसके और शैम्पूस भी बनते हैं। तो ये थे केटाइनिक डिटर्जेंट्स। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, हेयर कंडीशनर्स, शैम्पूज और कुछ एक केटाइनिक डिटर्जेंट्स एंटीबैक्टीरियल हैं, एंड दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ medicated hand wipes and soaps. Next type is non-ionic detergents. As the name indicates, these are neutral, लेकिन इनके अंदर ऐसा पोलर ग्रुप है which can form hydrogen bonds. इसमें देखिए, this is penta-erythritol monostearate. This is the component of stearic acid. ठीक है, और इसके अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसमें घुल जाता है। उसी तरीके से ये रहा स्टीरिक एसिड का कंपोनेंट, और इथिलीन ग्लाइकॉल, ये बार बार रिपीट हो रही है यूनिट, एंड दिस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एग्जाम्पल, लिक्विड डिश वॉशर्स, वो जो टीवी में ऐड आती है ना, 1 चम्मच एक टाइम के बर्तन के लिए, यस दैट वन। So that contains non-ionic detergents and they are used in liquid dishwashers, and they are obtained by chemical reactions between polyethylene glycol or polyethers and stearic acid. One component is always stearic acid. तो या तो वो ethers होंगे, polyethers होंगे, या फिर ethylene glycol. Very interesting part of this topic. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। देखो, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप सोप की बात करें तो इट इज RCOONA, और अगर आप डिटर्जेंट्स की बात करें तो दीज आर ROSO3Na एंड R बेंजीन SO3Na. दिस इज सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड दिस इज सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ओके, चलो मान लेते हैं, अब यहां पे R की वैल्यू कितनी होती है, 12 से लेके 18 तक। सोप और डिटर्जेंट दोनों कवर कर लिए, जबकि सोप में होती है 15 से 18, राइट। और इधर हम देख लेते हैं डिटर्जेंट्स में 12 से आगे जो भी रहता है, तो जनरल हमने ले लिया 12 to 18। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट करके इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट R इज इक्वल टू C12H25, C12H25, दिस इज लॉरियल ग्रुप, लॉरिक एसिड का ग्रुप है ये। तो दोनों में ही इसको अप्लाई कर दिया, तो ये चीज बन गई C12H25COONA। ये बन गया R की जगह पे C12H25OSO3Na सल्फेट एयर, यहां पे R की जगह पे लग गया C12H25। ओके, अब अगर मैं इसको टेल और हेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो देखें, यहां 12 है ना, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 यहां खत्म हुआ तो यहां क्या लगेगा, COONA। ठीक है, ओके। अब देखिए इधर अगेन दिस इज 12, तो मैं यहां से स्टार्ट कर लेती हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कार्बन खत्म, ये कार्बन
और कार्बन के साथ लगा है O, SO3Na। ओके, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन देयर आर 12 कार्बन्स। ओके, मैं यहां से स्टार्ट करती हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन। ये जो 12th वाली कार्बन है, इट इज बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से आगे इट इज SO3Na। ओके, अब मैं इसको हेड और टेल में बांट देती हूं। अभी आप लोग देखना, ये रही टेल और ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव पोलर हेड। यहां देखिए, यहां से यहां तक दिस इज एल्काइल ग्रुप, दिस इज टेल and this is SO3 negative Na positive, this is head. Again alkyl benzene sulfonate के अंदर देख लेते हैं, this is again tail and this is, मैं इसको यहां तक हम इसको tail ही काउंट करेंगे, and this is head, negative positive। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोनों का स्ट्रक्चर तो एक जैसा है। ये जो टेल है, दिस इज हाइड्रोफोबिक। हेड क्योंकि पोलर है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। अगेन टेल, दिस इज हाइड्रोफोबिक। हेड, दिस इज हाइड्रोफिलिक। ओके, अगेन दिस इज हाइड्रोफोबिक and this is हाइड्रोफिलिक। तो मैं अगर इनको एक कॉमन स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, तीनों को मिक्स करके, दैट दे आर हैविंग अ टेल एंड अ पोलर हेड। तीनों के तीनों, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो इन जनरल सोप एंड डिटर्जेंट can be shown as, ये रही टेल और ये रहा हेड। हेड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और बाहर रहेगा इसके पॉजिटिव चार्ज। ये जो टेल है, दिस इज हाइड्रोकार्बन, राइट, दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन। तो इसका मतलब आप सोप के मॉलिक्यूल को, चाहे सोप है चाहे डिटर्जेंट है, हेड इसका पोलर है और ये टेल जो है इट इज नॉन पोलर। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका यही स्ट्रक्चर आपको आगे क्लींजिंग एक्शन में हेल्प करेगा। तो जब आपको स्टार्ट करना है तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि दोनों के अंदर, ये हम सोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इधर डिटर्जेंट्स को। ये कॉमन चीजें हैं दोनों के अंदर कि एल्काइल ग्रुप आपने कितना लिया और आर की वैल्यू आपने कितनी पुट की। नाउ लेट अस सी इट्स क्लींजिंग एक्शन। अब देखते हैं किस तरीके से सोप और डिटर्जेंट अपना काम करते हैं। रिटन पोर्शन में वीडियो में अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास वाटर और पानी के अंदर हमने डिटर्जेंट या सोप जो भी आपने यूज किया हो, और मान लीजिए कि ये हमारा क्लॉथ है जिसको हम क्लीन करना चाहते हैं, ठीक है। और इस क्लॉथ के ऊपर लेट इट बी दिस इज डर्ट, ठीक है, जिसको हम हटाना चाहते हैं। तो जैसा आपने देखा, सोप का स्ट्रक्चर अब क्या है हमारे पास, ये रही टेल और टेल के साथ है हेड। हेड इज नेगेटिवली चार्ज, बाहर होता है सोडियम आयन, एंड दिस इज टेल विच इज हाइड्रोफोबिक, पानी से डरती है। हेड इज पोलर, देयरफॉर दिस इज हाइड्रोफिलिक। ये सोप और डिटर्जेंट दोनों में ही कॉमन है, ये आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देख लिया। अब देखो, जो भी डर्ट या डस्ट होती है वो किस तरीके से क्लॉथ के ऊपर चिपक जाती है। एक्चुअली हमारी बॉडी का ऑयल डस्ट को पकड़ता है
और वो कपड़े के ऊपर उसको बिल्कुल होल्ड करके चिपका देता है। मीन्स काफी सारा ऑयली फैक्टर उसमें रहता है, चाहे ग्रीस लगी हो, चाहे हमारे बॉडी की ही उसमें मैल लगी हो। तो आपने देखा होगा कॉलर कितने ज्यादा गंदे हो जाते हैं, यहाँ से ये कफ कितने गंदे हो जाते हैं, तो वो डस्ट हमारी बॉडी के ऑयल के साथ मिलकर कपड़े के ऊपर चिपक जाती है। तो ये हमारे पास लेट इट बी कि ये हमारे पास डर्ट का पीस है जिसको हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो जो सोप के मॉलिक्यूल हैं, इस पूरे कंटेनर के अंदर हमने सोप घोल दिया। ओके, अब सोप के मॉलिक्यूल तो ऐसे हैं। अब ये जो डर्ट है दिस इज ऑयली पार्ट, तो सोप की टेल्स डर्ट के अंदर चली जाती हैं इस तरीके से, राइट क्योंकि ये पानी से डरती हैं। बाहर क्या है, वाटर, तो बाहर वाली साइड हेड अपना मुंह बाहर निकाल देते हैं इस तरीके से। और क्योंकि इस हेड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से ये हेड है बाहर, ये रहा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इसके बाहर कौन होते हैं, पॉजिटिव, सोडियम आयंस। इस तरीके से इसको वो बैलेंस कर देते हैं। अब देखो सोप के मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो गए, ये जो एग्रीगेटेड पोर्शन है दिस इज नोन एज मिसेल। तो ये एक नहीं बनती, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, एक नहीं बनता कि आप सोचें एक ही बनेगा, नहीं, बहुत सारे बनते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर व्हाट विल हैपन, जब हम कपड़े को ऐसे सर्फ के अंदर डाल के हाथों से एजिटेट करते हैं या मशीन में आप धो रहे हो, तो इसी चीज का मैं सेकंड व्यू बना देती हूं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से मिसेल्स बन जाते हैं। ये जो बड़ा मिसेल है ये टूट गया स्मॉल मिसेल्स के अंदर। ठीक है, अब इन हर मिसेल के अंदर क्या है, अंदर वाली साइड सोप का या डिटर्जेंट का कौन सा पोर्शन है, टेल वाला, ऐसे सबकी टेल्स इनसाइड, सबकी टेल इनसाइड। ठीक है, अंदर वाली साइड टेल्स, क्योंकि ये पानी से डरती है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है ना ये, तो ये सारी की सारी अंदर रहेगी, टेल्स अंदर, और बाहर वाली साइड इनके हेड, इस तरीके से। तो देखो बाहर की तरफ को जो हेड पॉइंट कर रहा है, आप जानते हो हेड पोलर है, बट कौन सा चार्ज रहता है उसके ऊपर, यस दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि केटाइन जो है वो तो पानी के अंदर डिस्पर्स्ड है, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हर मिसाइल के ऊपर नेट चार्ज जो है दैट इज नेगेटिव, तो सबके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल नेगेटिव, ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल नेगेटिव, एवरी मॉलिक्यूल इज नेगेटिव, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन भी क्या था, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज कौन थे, केटाइंस। अब इसके अंदर जगह जगह पे केटाइंस, यस दे आर स्प्रेडेड इनसाइड इट, सबके ऊपर सेम चार्ज है, इसलिए हर कोई एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे। और फिर जब हम इसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो कपड़े के ऊपर से साबुन के साथ ये जो छोटे छोटे पीसेस, बड़े हमारे डर्ट के पीस के छोटे छोटे पीसेस हो गए थे ना, सारे के सारे वो कपड़े से बाहर चले जाते हैं, एंड जो क्लॉथ होता है दैट बिकम्स क्लीन। तो दिस इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये दोनों ही आर्टिकल यूज़ होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लींजिंग। तो इनका क्लींजिंग एक्शन देखते हैं कि कैसे ये कपड़ों के ऊपर लगे हुए दागों को हटाते हैं। तो अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, जस्ट केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। दोनों में ही एक हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल है और हाइड्रोफिलिक पोलर हेड। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरती है, और हाइड्रोफिलिक मीन्स दे आर वाटर लविंग, क्योंकि पोलर है तो वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, और टेल क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो वो नॉन पोलर ऑयल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ऑन दिस बेसिस जब हम सोप को यूज़ करेंगे तो देखना किस तरीके से ये कपड़ों के ऊपर लगे ऑयल और ग्रीस को हटाता है।
ये मान लो कपड़े के ऊपर कोई दाग लगा हुआ है, लेट इट बी ऑयल गिर गया है, तो ये ऑयली डर्टी स्पॉट जब हमने पानी के अंदर डिटर्जेंट डाल दिया या सोप डाल दिया, फिर इसको डिप किया, फिर हम क्या करते हैं, उसको एजिटेट करते हैं, चाहे हाथों से चाहे वॉशिंग मशीन के अंदर, और कितनी सारी झाग बन जाती है। तो उस पूरे प्रोसीजर में अंदर क्या हो रहा होता है, ये देखिए, सोप के मॉलिक्यूल्स पूरे पानी में डिस्पर्स्ड हैं, और जैसे ही डर्ट के क्लोज जाते हैं तो उनकी टेल्स डर्ट के अंदर वाली साइड चली जाती हैं, क्योंकि डर्ट के अंदर क्या है, ऑयल, और टेल्स क्या है, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरती हैं। तो इस तरीके से पूरी डर्ट को ये कवर कर लेते हैं विद देयर हेड्स पॉइंटिंग आउटवर्ड टुवर्ड्स वाटर। हेड इनके बाहर को होते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसेल। और ये एक मिसेल नहीं बनती, बहुत सारी बनती हैं। और ये जो इनका हेड है ना बाहर को, आपको मैंने बताया था इट इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, मतलब एक मिसेल से छोटी छोटी मिसेल्स बन जाती हैं। और क्योंकि इनके ऊपर सेम चार्जेस होते हैं मिसाइल्स के ऊपर, तो ये एक दूसरे के नज़दीक तो आते हैं, बट दे आर रिपेलिंग ईच अदर ड्यू टू सेम चार्जेस, तो आपस में जुड़ के फिर से बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनाते। फिर कपड़े पे पानी फेंको और सारे का सारा साबुन बाहर, और वो डर्ट हट जाती है, एंड क्लॉथ इज क्रिस्पी क्लीन। In the last, a very important question, differences between soaps and synthetic detergents. तो सबसे पहला डिफरेंस दे डेफिनेशन, these are sodium salts of long chain fatty acids and these are sodium salts of long chain alkyl sulfates and alkyl benzene sulfonates. They cannot be used in acidic solutions क्योंकि वो उसके साथ उसके अनरिएक्टेड फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बना देता है। ठीक है, सोप्स जो हैं जब हम एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं तो उसका फ्री एसिड फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बना देता है। बट सिंथेटिक डिटर्जेंट्स दे कैन बी यूज्ड इन एसिडिक सॉल्यूशंस। ओके, सोप्स दे कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस जो सोप के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देते हैं और बहुत सारा सोप खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी डिटर्जेंट्स के अंदर नहीं होता। दे कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर as they do not produce any precipitates with calcium 2 positive and magnesium 2 positive ions. Soaps are 100% biodegradable, so they do not cause any pollution. But synthetic detergents, some of the synthetic detergents are biodegradable and some are not. तो हम simply इसको लिखेंगे, some of the synthetic detergents are not biodegradable, therefore they pollute river and lake water. Well, it was all about this topic, cleansing agents, and we studied about soaps, detergents, their structure, their categories, and in the last, cleansing action of soaps and detergents. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, complete your notes.